वेल हेलो एवरीवन। और चलिए आगे के लेक्चर्स की शुरुआत करते हैं। सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आगे पढ़ाने से पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसको आपको कवर करना बहुत आवश्यक है। वो है आपका लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 12 विच इज़ पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि सैलिएंट फीचर की बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएंगी अगर आपने पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं समझा तो। ठीक है, तो हम अपने लेक्चर में सैलिएंट फीचर को अभी रोक रहे हैं। ठीक है, सैलिएंट फीचर में आपने 2 पार्ट देखे, उसके बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम समझ लीजिए, चैप्टर नंबर 12 अच्छे से पढ़ लीजिए, एंड आफ्टर दैट वी विल अगेन मूव टू सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके आगे के जितने भी पार्ट्स हैं वो हम देखते चलेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है, सो इन टुडेज लेक्चर वी विल स्टार्ट विथ पार्लियामेंट्री सिस्टम which is separate from salient features of Indian Constitution. Actually it is chapter number 12. तो but for the sake of better understanding you will first cover chapter number 12. जहाँ तक हमने पढ़ लिया वहाँ तक आप बुक से कवर कर लीजिए। ठीक है, बट उसके आगे की चीज़ें आप पार्लियामेंट्री सिस्टम चैप्टर नंबर 12 पहले पढ़ लीजिए और उसके बाद फिर अगेन मूव बैक कर लीजिए। ठीक है, देखिए लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को दिया गया है, बट होता क्या है कि बहुत सारी बातें पहले जो बता दी गई हैं और आने वाले चैप्टर्स में फिर उसका एक्सप्लेनेशन है, तो उससे क्या होता है कि ये एक तरह से रटन विद्या हो जाती है क्योंकि अच्छे से चीज़ें समझ में नहीं आती। और हमारा बेसिक फोकस यही है कि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आए। एक बार हमारे लेक्चर्स कंप्लीट करने के बाद लक्ष्मीकांत या डी बसु, आप कोई भी किताब उठाएं, आपके लिए वो चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएं, बहुत आसानी से आप उनको कवर करते हुए आगे निकल जाएं। ठीक है, क्योंकि अगर आप जीएस पेपर नंबर 2 पे जाएंगे, मेंस के सिलेबस में जाएंगे, तो अकेले लक्ष्मीकांत या डी बसु इज़ नॉट पूरी तरह से मतलब एक कंप्लीट सेक्शन कवर नहीं कर पाती है। आपको करंट अफेयर्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो करंट अफेयर्स पे वगैरह बाकी चीज़ों पे ध्यान देते हुए, उनके नोट्स बनाते हुए उनको कवर करने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है ये चीज़ कि आपके लिए जो बेसिक बुक्स हैं वो इतनी इजी हो जाएं कि उसमें आपको ज़्यादा दिमाग खपाने की आवश्यकता ही ना पड़े। ठीक है, सो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है, क्या फीचर्स हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम आपको कवर करके देने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विथ पार्लियामेंट्री सिस्टम। लेक्चर की शुरुआत करने से पहले लास्ट लेक्चर में जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जान रहे थे तो मैंने आपको ये कहा था, मैंने आपको आर्टिकल के बारे में बताया था कि आर्टिकल क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। मैंने आपको पार्ट्स के बारे में बताया था कि पार्ट्स क्या होते हैं। मैंने आपको कहा था कि शेड्यूल क्या होते हैं, ये आप खुद से पता करेंगे। ठीक है, आई होप आपने पता कर लिया होगा। नहीं पता किया तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो शेड्यूल क्या होता है। ठीक है, बड़ा सिंपल है। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट में 12 शेड्यूल हैं। इनिशियली इसमें जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तब इसमें 8 शेड्यूल्स थे। शेड्यूल क्या होता है? एक्चुअली शेड्यूल इज़ अ डिफरेंट सेक्शन। ठीक है, जो बातें आर्टिकल में नहीं कवर की गई हैं या इलेबोरेट वे में नहीं बताई गई हैं उसको अलग से सेक्शन करके टेबल बना के उसको शेड्यूल में कवर कर दिया गया है। ठीक है, कैसे? एक एग्जाम्पल से समझो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल अगर आप देखेंगे तो समझिए। देखिए सबसे पहले तो बात करिए पार्लियामेंट की। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इंडियन पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउसेज हैं। वन इज़ लोकसभा, ठीक है, एंड अदर वन इज़ राज्यसभा। ठीक है, अब देखो लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है, लोअर हाउस भी कहा जाता है, और राज्यसभा को अपर हाउस भी कहा जाता है।
ठीक है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लोकसभा एक्चुअली में इंडियन पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा क्या है? लोकसभा वो जगह है जहां पे लोगों का रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। भारत की जो जनता है उनका प्रतिनिधित्व होता है, याद रखना ये चीज़, लोगों का रिप्रेजेंटेशन होता है। और राज्यसभा क्या है? राज्यसभा वो जगह है जहाँ पे राज्यों का यानी कि स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। लोकसभा वो जगह है जहाँ पे लोगों का रिप्रेजेंटेशन होता है और राज्यसभा वो जगह है जहाँ पे राज्यों का यानी कि स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसे देश के अंदर हैं जहाँ पे सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यों को भी पावर दी गई है और सेंटर को भी पावर दी गई है, और राज्यों का काम प्रॉपर रूप से सेंट्रल लेवल पे भी हो, सेंट्रल लेवल पे भी राज्यों का ध्यान रखा जाए, ठीक है। उनके पावर्स के साथ कोई खिलवाड़ ना किया जाए, इसलिए दो अलग अलग हाउसेस का निर्माण किया गया, ठीक है। एक जगह लोगों का रिप्रेजेंटेशन होता है यानी कि भारत के नागरिक यानी इंडियन सिटीजन्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, और वो कौन सा हाउस है? दैट हाउस इज लोकसभा। और एक हाउस है जहाँ स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है और वो हाउस है राज्यसभा। जैसा नाम, लोग यानी पीपल्स रिप्रेजेंटेशन, राज्य स्टेट, राज्यसभा, ठीक है। अब अपने टॉपिक पे आते हैं। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि शेड्यूल्स क्या हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने ये कहा कि आर्टिकल के अंदर कई बातें जो कवर नहीं हो पाती उनको अलग से शेड्यूल के अंदर कवर कर दिया जाता है, ठीक है। इलेबोरेट वे में शेड्यूल के अंदर बता दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि एक आर्टिकल है जो स्टेट्स की बात करता है कि राज्यसभा के अंदर, ठीक है, देखो लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर दोनों के अंदर सीट्स एलोकेट की जाती हैं, ठीक है। पहला दूसरा लेक्चर याद करो तो मैंने आपको बताया था कि कैसे पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाता है और उस हिसाब से सीट निकाल के एलोकेट कर दी जाती है। तो ठीक है, किसी आर्टिकल में ये दिया होगा कि स्टेट्स जो हैं उनको राज्यसभा के अंदर सीट्स एलोकेट कर दी जाएंगी, ठीक है। ये किसी आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कवर कर दिया गया, लेकिन किसको कितनी सीट है, क्या है, कैसा है, एक्चुअल में क्या है, फिगर पूरा कैसा है, वो इस आर्टिकल के अंदर नहीं कवर किया गया, ठीक है। तो उसको अलग से क्या किया गया, शेड्यूल के अंदर कवर कर दिया गया। जैसे कि आपका जो 4th शेड्यूल है वो ये कहता है एलोकेशन ऑफ सीट्स टू राज्यसभा एंड यूनियन टेरिटरीज, तो उसको अलग से शेड्यूल बना के और उसके अंदर कवर कर दिया गया। सिमिलरली, जैसे कि मान लीजिए कोई आर्टिकल ये कहता है कि इंडियन लैंग्वेजेस होंगी, ठीक है, जो भी रीजनल लैंग्वेजेस होंगी वो सब बहुत सारी, ठीक है, इंडिया के अंदर बोली जाती है, उनको इंडियन लैंग्वेजेस में कवर किया जाएगा। उसकी डिटेल्स आर्टिकल के अंदर नहीं दी गई हैं, ठीक है। उसको अलग से 8 शेड्यूल जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें अलग से जो 22 लैंग्वेजेस हैं इंडिया के अंदर, हिंदी हो गई, तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, उड़िया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसको उन 22 लैंग्वेजेस को अलग से उठा के 8 शेड्यूल के अंदर दिया गया है कि वो 8 शेड्यूल ये बोलता है कि कौन कौन सी लैंग्वेज इंडिया की जिसको ऑफिशियल इंडियन लैंग्वेज का दर्जा दिया जाएगा। मतलब वो सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर आएंगी, ठीक है, क्लियर। तो शेड्यूल क्या है, शेड्यूल अलग से जो चीज़ें आर्टिकल में नहीं कवर की गई हैं उसको, या ऐसा नहीं है कि जितनी सारी चीज़ें आर्टिकल में नहीं कवर की गई वो सब शेड्यूल बना के, ठीक है। शेड्यूल एक एक्स्ट्रा सेक्शन है आर्टिकल के अंदर, जो चीज़ें इलेबोरेट वे में कई सारी चीज़ें जो नहीं दी गई हैं उसको शेड्यूल के द्वारा कवर किया गया है और शेड्यूल में उसके बारे में इलेबोरेट वे में चर्चा की गई है, क्लियर। अब इसमें ये भी मत कंफ्यूज होना कि जो चीज़ें आर्टिकल में नहीं दी गई सारी शेड्यूल में है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स और बाद में आने वाली सरकारों को, आने वाली पार्लियामेंट्स के अंदर बैठने वाले लोगों को जो जो आवश्यकता लगी कि इसको शेड्यूल बना के इसको कवर करना चाहिए, उसको शेड्यूल बना के कवर कर दिया गया, ठीक है, इलेबोरेट वे में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि शेड्यूल्स क्या हैं।
तो चलिए हम मूव करते हैं जो आज का हमारा मेन टॉपिक है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, कैसे वर्क करता है। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो एक्चुअली में पार्लियामेंट्री सिस्टम के तहत काम करती है। ठीक है, 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 74 एंड 75 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द सेंटर की बात करते हैं। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 163 एंड 164 जो है वो इसी सिस्टम को स्टेट्स में, क्योंकि स्टेट में भी देखिए विधानसभा है, ठीक है, विधान परिषद हर स्टेट में नहीं है, वो मैं जब आगे आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से स्टेट्स में विधान परिषद है। तो वही सिस्टम जो सेंटर के लिए लागू है वही सिस्टम स्टेट्स के लिए, तो वो आर्टिकल 163 164 कवर करता है, और आर्टिकल 74 और 75 जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द सेंटर की बात करता है। ठीक है, आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, जो मॉडर्न, फिर से ध्यान से मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, मैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर डेमोक्रेसी है, उसको एक्चुअली में उसके गवर्नेंस या गवर्नमेंट को 2 पार्ट में देखा जा सकता है, उनका 2 क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट वन इज द पार्लियामेंट्री सिस्टम, और दूसरा है आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनो। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनकी जो गवर्नमेंट हैं वो उनको 2 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है या किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज़ द पार्लियामेंट्री सिस्टम, दूसरा है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो ब्रिटेन में है, ठीक है, अपने इंडिया में है। ठीक है, उसके अलावा आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन में है, इंडिया में है, कनाडा एक एग्जांपल है, वहाँ पे है। ठीक है, ये सब कंट्रीज़ में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करें तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम सबसे पहले आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया एग्जांपल, उसके बाद रशिया एक एग्जांपल है। ठीक है, उसके बाद आपका श्रीलंका हो गया, ठीक है, ब्राज़ील हो गया, ये सारे देश जो हैं वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम लागू है। ठीक है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो पहली चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि ध्यान रखना कि नाम से मत ऐसा सोच लेना कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो मतलब वहाँ पे पार्लियामेंट होगा, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो वहाँ पार्लियामेंट नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पार्लियामेंट चाहे अगर कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, भले ही पार्लियामेंट्री सिस्टम हो या प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो, पार्लियामेंट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, वहाँ पे पार्लियामेंट तो होगा। ठीक है, तो फिर क्या रीज़न है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऐसा कुछ क्लासिफिकेशन जो है वो कैसे काम करता है, तो उसके बारे में बताता हूँ। पहली चीज़ ये याद रखना कि भले ही पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है या प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, दोनों जगह पे पार्लियामेंट होगा ही होगा। ठीक है, एक्चुअली में इनका जो 2 ऑर्गन है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, उनका रिलेशन कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है या प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। कैसे, देखो समझो, जो आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, ठीक है, वहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव होंगे, ठीक है, वो वहाँ की लेजिस्लेटिव को क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर आपको
इस बारे में थोड़ा भी कन्फ्यूज़न है, आप मेरे शुरू के 2 लेक्चर देख लीजिए, उसमें मैंने ये चीज़ एक बार अच्छे से आपको समझाई। तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा वहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव होंगे वो वहाँ की लेजिस्लेटिव को क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन आता है, जैसे कि हमने बात की थी, आपके एग्जीक्यूटिव के अंदर आपके प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी आते हैं, ठीक है। और स्टेट में भी यही सेम सिस्टम लागू होगा। जो स्टेट एग्जीक्यूटिव होंगे वो वहाँ के स्टेट लेजिस्लेचर को क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम एक्चुअली में इन दोनों के रिलेशन की बात करता है कि वो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे इन दोनों के बीच रिलेशन है, एग्जीक्यूटिव विल रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव, ठीक है। तो जहाँ पे देखो, अब फिर से मैं बता रहा हूँ, उस समय मैंने बताया था लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव को रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, एग्जीक्यूटिव्स आर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट सिस्टम जहाँ पे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव को रिस्पॉन्सिबल होंगे, यानी कि रिस्पॉन्सिबल का मतलब है कि एग्जीक्यूटिव अगर कोई भी एक्ट या पॉलिसी, ठीक है, लागू करते हैं तो उसके बिहाफ में उनको लेजिस्लेटिव को जवाब देना पड़ता है, ठीक है, उनको लेजिस्लेटिव को जवाब देना पड़ता है। प्लस लेजिस्लेटिव जो होती है, ठीक है, जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया की बात कीजिए तो इंडियन पार्लियामेंट जो है, ठीक है, उसके पास इतनी पावर होती है कि वो जब भी चाहे तो एग्जीक्यूटिव को क्या कर सकती है, उनके तख्ते से हटा सकती है। बट दैट मीन्स एग्जीक्यूटिव विल लूज देयर पावर। अगर लेजिस्लेटिव चाह ले, सरकार गिरा सकते हैं, सिंपल सी बात है, अगर लेजिस्लेटिव चाह ले। उसका प्रोसेस होता है बाय पासिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। तो वो नो कॉन्फिडेंस जब आ जाता है तो लेजिस्लेटिव ये कह देती है कि हमको इस सरकार पे भरोसा नहीं है, ये मोशन जो है वो पास हो जाता है पार्लियामेंट से, तो सरकार जो है उसको क्या करना पड़ता है, रिज़ाइन देना पड़ता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो लेजिस्लेटिव हैं, ठीक है, देखो वैसे तो पार्लियामेंट, वैसे तो अगर सिस्टम के अंदर देखेंगे या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखेंगे तो बहुत सारे सिस्टम है। अगर एक इम्पीचमेंट भी होता है, ठीक है, तो इम्पीचमेंट के द्वारा भी हटाया जा सकता है। किसको, आप चाहें तो प्रेसिडेंट को, अमेरिका में इम्पीचमेंट के द्वारा प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं, यहाँ पे इम्पीचमेंट के द्वारा प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर, और देखो जब प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन करता है तो एक्चुअली में वो जो इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मैंने पहले दूसरे लेक्चर में बताया था कि पहले प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट हो जाता है, फिर वो क्या करता है, अपनी पूरी टीम चुन लेता है, जिसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहा जाता है कि आप आइए, आपको ये पोर्टफोलियो दे देता हूँ, आपको ये पोर्टफोलियो दे देता हूँ। हेड कौन होता है उसका, प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर जब भी रिज़ाइन कर देता है तो इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो पूरे फॉल हो जाते हैं, ठीक है। सब ऐसा माना जाता है कि पूरी इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री ने ही रिज़ाइन कर दिया, सब अपने पद से हट जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करेंगे तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव हैं वो अगर कोई भी एक्ट या पॉलिसी जो भी एग्जीक्यूट करते हैं, लागू करते हैं, तो उसके बिहाफ में उन्हें लेजिस्लेटिव को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। प्लस जब पार्लियामेंट्री सिस्टम में लेजिस्लेटिव इतने पावरफुल होते हैं कि वो जब चाहें तो सरकार पे अपना कॉन्फिडेंस ना दिखा के, ठीक है, पार्लियामेंट के द्वारा सरकार को उनकी सत्ता से हटा सकते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऑन द अदर हैंड एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन के बीच ऐसा रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो हैं वो लेजिस्लेटिव को रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। और अगर एग्जीक्यूटिव जो भी एक्ट या पॉलिसी लागू करते हैं उसके लिए उनको वहाँ की लेजिस्लेचर में जाके जवाब तलब करने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ का लेजिस्लेचर कांग्रेस, वहाँ पे जाके जवाब तलब, कांग्रेस, यूएस की पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है।
वहाँ के लेजिस्लेचर को जाके जवाब तलब करने की आवश्यकता नहीं है। प्लस वहाँ पे लेजिस्लेटिव इतने पावरफुल नहीं होते जैसा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखा आपने कि वो एग्जीक्यूटिव को क्या कर सकें, एग्जीक्यूटिव्स को नो कॉन्फिडेंस या बाकी मोशन के तहत हटा सकें। हाँ, इम्पीचमेंट जरूर लगा सकते हैं। अगर प्रेसिडेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट कर रहा है तो इम्पीचमेंट लगा सकते। इम्पीचमेंट को हिंदी में कहा जाता है महाभियोग, ठीक है। इम्पीचमेंट मोशन पास करके, जैसा भी आपने बीच में सुना भी होगा, साल 1.5 साल पहले की बात है, अभी मतलब कुछ महीनों पहले की बात है शायद तक, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इम्पीचमेंट मोशन, ठीक है, लाने की बात कही गई थी कांग्रेस में। फिर वो हुआ भी, लेकिन वो फिर पास नहीं हो पाया। तो इम्पीचमेंट के द्वारा जरूर हटाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे तो अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पे तो नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, या इम्पीचमेंट किसी भी द्वारा हटा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नो कॉन्फिडेंस नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ओनली वे इज इम्पीचमेंट, ठीक है। तो एक्चुअली में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच ऐसा मत समझिएगा कि नाम एक जगह अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो वहाँ पार्लियामेंट होगा, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वहाँ पार्लियामेंट नहीं होगा। आंसर इज नो, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे किसी गवर्नमेंट को पार्लियामेंट्री सिस्टम तब कहा जाता है जब उसके लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच रिलेशन क्या है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव को रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव को रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में लेजिस्लेटिव जो होती है वो इस हिसाब से ज़्यादा पावरफुल होती है क्योंकि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन वगैरह के माध्यम से हटा सकती है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा नहीं होता, वहाँ सिर्फ इम्पीचमेंट लागू किया जा सकता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्यों किसी गवर्नमेंट को, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं बस हम, डेमोक्रेटिक कंट्री में किसी गवर्नमेंट को क्यों पार्लियामेंट्री सिस्टम कहा जाता है, क्यों प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहा जाता है। अब अगर आपको इन जनरल बस ऐसा कह दिया जाएगा कि ये फला फला कंट्रीज, फॉर एग्जांपल जो अगर आप रशिया की बात करें तो रशिया में प्रेसिडेंशियल सिस्टम लागू है, तो आपको एक बार में पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो वहाँ पे क्या, किस टाइप का रिलेशन होगा एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच। आपको कह दिया जाए कनाडा में पार्लियामेंट्री सिस्टम लागू है, आपको एक बार में पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि कनाडा में वहाँ के एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच कैसा रिलेशन होगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम या पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो देखो, सबसे पहला फीचर जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का होता है वो होता है प्रेजेंस ऑफ रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। प्रेजेंस ऑफ रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव्स। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसके अंदर आपके नॉमिनल एग्जीक्यूटिव भी प्रेजेंट होंगे और रियल एग्जीक्यूटिव भी प्रेजेंट होंगे। रियल एग्जीक्यूटिव जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, रियल एग्जीक्यूटिव होता है इंडिया के अंदर प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, जिसके पास सारी पावर्स होती हैं, ठीक है। और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव इंडिया के अंदर हैं आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जिनके पास नॉमिनल पावर्स होती हैं, नाम मात्र की पावर होती है, ठीक है। तो रियल एग्जीक्यूटिव दैट मीन्स कि वो एग्जीक्यूटिव जिसके पास रियल में पावर्स जो हैं वो वेस्ट करेंगी, रहेंगी, और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव जिसके अंदर, जिसके पास नाम मात्र की पावर होगी। तो पहला फीचर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का होता है प्रेजेंस ऑफ रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। आपके इंडिया के रेफरेंस में आप देख लीजिए, भारत में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों प्रेजेंट हैं। और मेन पावर आप हमेशा न्यूज़ में देखते ही रहते हैं, इतना आपको पता ही है। मेन पावर किसके पास होती है? प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। और प्रेसिडेंट जो होते हैं, प्रेसिडेंट को कई बार, ठीक है,
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रबर स्टैम्प भी कहा जाता है। ठीक है, रबर स्टैम्प क्यों कहा जाता है मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि सारे फैसले जो होते हैं, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितने भी काम करती है ना, वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही करती है, इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जो भी फैसले लेने हैं इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ही लिए जाते हैं। और प्रेसिडेंट जो है उनको साइनिंग अथॉरिटी, उनके पास बहुत कम पावर है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, कोई एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को, तो वो एडवाइस जो है वो प्रेसिडेंट को माननी ही पड़ेगी, वो उस पर बाइंडिंग है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को, वो एडवाइस, देखो इंदिरा गांधी जब सरकार में थी, सत्ता में थी, तो उन्होंने 42nd अमेंडमेंट किया था ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इस अमेंडमेंट में ये 1976 में किया गया था। 1975 से इमरजेंसी देश में लागू हो चुकी थी। 1976 में 42nd अमेंडमेंट किया था, किसने? इंदिरा गांधी ने। ठीक है, उनकी सरकार ने एक्चुअली में। तो ये जो 96th अमेंडमेंट है, 42nd अमेंडमेंट है 1976 में, उसमें उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। बहुत सारे चेंजेस किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसमें अमेंडमेंट किए गए थे। तो उस समय देश में इमरजेंसी लागू थी, तो उन्होंने 42nd अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है, एक अमेंडमेंट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि प्राइम मिनिस्टर, जो कि उस समय खुद इंदिरा गांधी थी, प्राइम मिनिस्टर अगर प्रेसिडेंट को कोई एडवाइस देता है तो प्रेसिडेंट को वो एडवाइस माननी ही पड़ेगी। प्राइम मिनिस्टर, ध्यान से सुनना, 42nd अमेंडमेंट में ये कहा गया था कि प्राइम मिनिस्टर अगर प्रेसिडेंट को कोई एडवाइस देता है तो वो एडवाइस माननी ही पड़ेगी। अब प्राइम मिनिस्टर वो एडवाइस कैसे देगा? तो प्राइम मिनिस्टर एक्चुअली में ये पूरा एक सिस्टम होता है, ठीक है, कि एक्चुअली में देखो ये नियम ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो कि आर्टिकल 74 में मेंशन है, आर्टिकल 74 ये कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, अगर कोई एडवाइस देते हैं किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, तो वो एडवाइस उन पे बाइंडिंग है, मतलब कि बाध्य है, उनको माननी पड़ेगी। ये कई बार जिक्र आएगा आगे चलते हुए क्लासेस में, तो ये याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये 42nd अमेंडमेंट के द्वारा इंदिरा गांधी ने ये अमेंड कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये क्लॉज डाल दिया था। ठीक है, कि कोई भी एडवाइस देंगे तो, वैसे भी आर्टिकल 74 कहता था, लेकिन उसको बाइंडिंग बना दिया 42nd अमेंडमेंट ने। ठीक है, चलिए, देश में इमरजेंसी लागू थी उस समय, क्लियर। अब मैंने जो पहले आपको ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर जो एडवाइस देगा, तो प्राइम मिनिस्टर क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है, ठीक है, तो अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर भी जो एडवाइस देता है तो उसको ये माना जाता है कि पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने ही ये एडवाइस दी है। ये फॉर्मल सिस्टम ऐसे ही वर्क करता है। तो प्राइम मिनिस्टर जो एडवाइस देगा वो प्रेसिडेंट को माननी पड़ेगी, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एडवाइस देंगे वो प्रेसिडेंट को माननी पड़ेगी। ठीक है, 74 आर्टिकल 42nd अमेंडमेंट जो हुआ उसमें ये चीज़ बाइंडिंग कर दी गई थी। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। फिर आया आपका 44th अमेंडमेंट 1978 में हुआ था। इंदिरा गांधी की सरकार गिर चुकी थी, ठीक है, मोरारजी देसाई की सरकार उस समय आ चुकी थी। तो 44th अमेंडमेंट में क्या हुआ, इसमें एक माइनर सा चेंज किया गया कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर है, वो अगर कोई एडवाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको क्या कर सकता है, एक बार फिर से पुनर्विचार के लिए, ठीक है, रिकंसिडरेशन के लिए उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को वापस भेज सकता है उस एडवाइस को। लेकिन अगर फिर वो उसी एडवाइस को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को वापस भेज दिया, या प्राइम मिनिस्टर जो कि हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उन्होंने वापस भेज दिया, तो अब प्रेसिडेंट को वो एडवाइस माननी ही पड़ेगी, वो उसके लिए बाउंड है, यानी कि बाध्य है। ठीक है, तो अब खुद समझ लीजिए यहाँ पर रियल एग्जीक्यूटिव कौन रह गए? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, यही है रियल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, प्रेसिडेंट तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव रह गए। एक बार उन्होंने कुछ भेजा तो इनको रिकंसिडरेशन के लिए ही भेज सकते हैं ज़्यादा ज़्यादा, फिर से वही चीज़ उठा के भेज दी तो अब मेरे पास कोई चारा ही नहीं है मेरे को, तो इसीलिए उनको रबर स्टैम्प कहा जाता है।
तो सबसे पहला फीचर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का कि यहाँ पे नॉमिनल और रियल दोनों एग्जीक्यूटिव प्रेजेंट रहते हैं। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव आपका कौन है? द प्राइम मिनिस्टर, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, सॉरी, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कीजिए तो, और रियल एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उसमें भी प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड वही होता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हेड कहता है वैसे ही काम करते हैं। तो रियल एग्जीक्यूटिव इज द प्राइम मिनिस्टर, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव इज द प्रेसिडेंट। तो हमेशा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में नॉमिनल और रियल दोनों एग्जीक्यूटिव प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरे फीचर की बात करते हैं। दूसरा फीचर इसका कहता है कि जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है यहाँ पे मेजॉरिटी पार्टी का रूल रहता है। इसके बारे में हमने पहले दूसरे लेक्चर में भी बात की थी, फिर से हम बात कर लेते हैं, ठीक है। कई बार रिपीट होगा, दिमाग में रहेगा, ठीक है। जो भी पार्टी पार्लियामेंट के अंदर मेजॉरिटी लेके आएगी, ठीक है, पार्लियामेंट में स्पेशली किसके अंदर? लोकसभा। मेजॉरिटी किसके अंदर देखी जाती है? लोकसभा। याद करिए, अभी जस्ट मैंने बताया लोकसभा वो जगह है जहां लोगों का रिप्रेजेंटेशन होता है, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे होता है? लोकसभा के अंदर। तो मेजॉरिटी एक्चुअली में कहाँ लानी रहती है? लोकसभा में, ठीक है। राज्यसभा में नहीं भी हो सकती है, जैसा कि 2014 के टर्म के बाद हुआ था कि एनडीए जो सरकार है जिसमें बीजेपी और उसकी एसोसिएटेड पार्टीज जिन्होंने मिलकर सरकार बनाई थी, उनका मेजॉरिटी लोकसभा के अंदर तो था लेकिन राज्यसभा के अंदर नहीं था। उनको बहुमत राज्यसभा के अंदर नहीं था, आपने न्यूज़ में कई बार देखा होगा। तो मेजॉरिटी लेके आनी रहती है लोकसभा के अंदर। लोकसभा के अंदर मेजॉरिटी कैसे लेके आनी रहती है? मेरा पहला दूसरा लेक्चर देख लीजिए, ठीक है। इलेक्शन होगा, इलेक्शन होने के बाद जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट मिलेगी उनको मेजॉरिटी डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उनका एक लीडर चुन लिया जाएगा। वो मतलब वो उन लोग खुद से चुनेंगे, वो लीडर जो है प्रधानमंत्री बनेगा। वो प्रधानमंत्री फिर अपने अलग अलग अपने लोगों को बुला के अलग अलग पोर्टफोलियो प्रोवाइड करेगा। पोर्टफोलियो से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की टीम बन जाएगी। क्लियर? तो हमेशा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में मेजॉरिटी पार्टी हमेशा क्या करती है? रूल करेगी, ठीक है। बात क्लियर? तो ठीक है, ये दूसरा सबसे बड़ा फीचर है। मेजॉरिटी जो भी पार्टी लेके आएगी उसी का शासन होगा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव्स का निर्माण वही करेंगे, ठीक है। ले मेजॉरिटी किसके अंदर लानी है? याद रखना हमेशा लोकसभा के अंदर मेजॉरिटी लानी है। लोगों का रिप्रेजेंटेशन यही होता है। राज्यसभा के अंदर राज्यों का रिप्रेजेंटेशन होता है। राज्य के अंदर अलग अलग राज्यों में रीजनल पार्टीज अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मेजॉरिटी की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है आपकी लोकसभा के अंदर मेजॉरिटी की। जो भी यहाँ पे मेजॉरिटी लेके आएगा वही सरकार बनाएगा। यही है फीचर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का। अच्छा, मान लो अगर कोई भी पार्टी मेजॉरिटी लेके नहीं आई, ठीक है, लेट्स से कि पार्टी ए है उसको 25% वोट मिला, पार्टी बी है इसको भी 25% वोट मिला, पार्टी सी है इसको भी 25% वोट मिला, ठीक है, पार्टी डी है उसको भी 25% वोट मिला, ठीक है। किसी को मेजॉरिटी नहीं मिल रही, कोई 50% +1 वाला कोटा कंप्लीट नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई नहीं कर पा रहा है। तब क्या होगा? तब प्रेसिडेंट इनवाइट करेगा कि अगर किसी को कोलिशन से गवर्नमेंट बनानी है तो बना सकते हो। कोलिशन यानी गठबंधन। तो मान लो कि ये मिल गए, इन्होंने हाथ मिला लिया, इन्होंने साथ में हाथ मिला लिया और इन तीनों ने मिला के ABC इन्होंने मिला के, ठीक है, 75% वोट सिक्योर कर लिए। और यहाँ से 75% क्या मतलब इतना लेके आपको आना है। अगर आप गठबंधन बना रहे हैं, कोलिशन बना रहे हैं, 50% +1 का वोट सीट्स आपको सिक्योर करनी है। वोट नहीं, सीट्स आपको सिक्योर करनी है। अब ABC फॉर एग्जांपल यहाँ पे 75% सीट लेके आ गए, ठीक है। तो ये क्या है कि प्रेसिडेंट ने इनवाइट किया था। अब ये ABC आपस में डिसाइड करेंगे कि हमको किसको अपना लीडर बना के सामने प्रेजेंट करना है, और जिसको लीडर बना के प्रेजेंट करेंगे वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में किसको किसको चुनना है ये एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट उनका अपॉइंटमेंट करता जाएगा, वो उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन जाएंगे। तो सेकंड फीचर क्लियर है, मेजॉरिटी पार्टी रूल करेगी, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है।
थर्ड फीचर इसका अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। चलिए देखते हैं क्या कहता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑलरेडी आपको पता है लेकिन मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का फीचर जो मैंने अभी शुरू में लेक्चर के शुरू में ही आपको बताया, ठीक है, कि जो एग्जीक्यूटिव रहेंगे वो कलेक्टिवली किसको रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, लेजिस्लेटिव को, ठीक है। लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव यानी कि जो भी, ठीक है, मिनिस्टर्स रहेंगे जिनको एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। मिनिस्टर्स विल रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, ठीक है। देखो होल पार्लियामेंट को ये रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, लेकिन पार्लियामेंट में स्पेशली किसको होंगे, लोकसभा को, ठीक है। पार्लियामेंट में स्पेशली किसको होंगे, लोकसभा को, ठीक है। इन जनरल आप कहेंगे तो ये पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे तो ये लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो यही होती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेटिव को रिस्पॉन्सिबल होंगे, मिनिस्टर्स जो हैं वो पार्लियामेंट इन जनरल, लोकसभा इन स्पेसिफिकली लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। कोई भी एक्ट करेंगे उनको पार्लियामेंट को जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये कलेक्टिवली चलेंगे, साथ में चलेंगे या साथ में डूबेंगे, ठीक है। आर्टिकल 75 के तहत ये बात कही गई है कि जो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव को रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है, और इन पर्टिकुलर लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होंगे। और लोकसभा कभी भी चाहे तो क्या कर सकती है, एग्जीक्यूटिव को उनके पोस्ट से हटा सकती है बाय पासिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन। एक चीज़ याद रखना, क्योंकि ये स्पेसिफिकली किस पे रिस्पॉन्सिबल है, लोकसभा को, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी कौन पास कर सकता है, लोकसभा ही। राज्यसभा के पास ये पावर नहीं होती नो कॉन्फिडेंस मोशन, सॉरी, राज्यसभा के पास नो कॉन्फिडेंस मोशन प्रपोज करने की पावर नहीं होती, ठीक है। रखा राज्यसभा में नहीं जा सकता, रखा पर्टिकुलरली लोकसभा में जा सकता है। आगे जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो यही होता है पूरा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट फीचर देखते हैं। अगला फीचर है, नेक्स्ट फीचर इज पॉलिटिकल होमोजेनिटी, यानी कि राजनैतिक एकरूपता, ठीक है। दैट इज पॉलिटिकल होमोजेनिटी यानी कि राजनैतिक एकरूपता। देखो ये क्या कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा है, ये भी एक फीचर होता है। देखो यहाँ पे मेजॉरिटी पार्टी रूल करती है, यानी कि जो भी पार्लियामेंट स्पेशली लोकसभा के अंदर मेजॉरिटी लेके आएगा, ठीक है, वो अपनी सरकार बनाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मली जो मिनिस्टर्स होते हैं वो एक ही पार्टी से बिलोंग करते हैं। अब एक पार्टी का एक ही थीम होता है, एक ही विचारधारा होती है, तो उसी विचारधारा पे उन लोग चलते हैं। तो यहाँ पे क्या होती है, एक रूपता बनी होती है, ठीक है, आपस में सामंजस्य काफ़ी क्लियर रहता है, ठीक है। तो बिकॉज दे आर सेम, दे बिलोंग्स फ्रॉम द सेम पार्टी, इसके कारण क्या होता है कि आइडियोलॉजी जो होती है वो सेम होती है, ठीक है। तो आइडियोलॉजी सेम होने के कारण क्या होती है, एक होमोजेनिटी बनी रहती है, एक एकरूपता बनी रहती है, ठीक है। अब मान लीजिए कि चलो एक सिंगल पार्टी मेजॉरिटी लेके नहीं आ पाई, कोलिशन हो गया, ठीक है, कोलिशन हो गया यानी गठबंधन हो गया। तो ऐसे में भी क्या होता है कि उन लोग एक कॉमन विचारधारा में लेके अपने आप को चलते हैं, कहीं ना कहीं एक कॉमन सोच लेके चलते हैं, ठीक है, आपस में सामंजस्य की स्थिति बना के चलते हैं, वरना फिर क्या होता है, टूट जाती हैं। तो वो भी आपने देखा है, आपके देश में ऐसा होता है, सरकारें टूटती भी हैं, ठीक है। तो मगर इसका थीम ये था कि क्योंकि कॉमन पार्टी रहेगी, ठीक है,
या कोलिशन में भी एक समान सोच लेके, एक सामंजस्य बिठा के ही आपस में चलेंगे कहीं ना कहीं, तो इससे क्या होता है कि पॉलिटिकल होमोजेनिटी की कंडीशन जो होती है वो फुलफिल होती रहती है। कंसेंसस जो होता है यानी कि आम सहमति, उसके अनुसार इन लोग क्या होता है आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा नहीं होता। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि मतलब इन जनरल आपको बता देता हूँ, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, वहाँ पे जो प्रेसिडेंट चुन के आता है, ठीक है, वो प्रेसिडेंट क्या करता है, वहाँ पे मिनिस्टर्स को नहीं चुना जाता। वहाँ पे ये क्या करते हैं, ये डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी चुनते हैं, ठीक है। अब डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी कौन होते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। ये जो डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज हैं ये अलग अलग अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं जिनको प्रेसिडेंट चुनता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए डिफेंस के बारे में किसी को अच्छा नॉलेज है तो उसको उठा के डिपार्टमेंटल डिफेंस सेक्रेटरी बना दिया गया। वहाँ पे मिनिस्टर्स का पोर्टफोलियो नहीं होता, ठीक है। किसी को फॉरेन की अच्छी नॉलेज है, ठीक है, अच्छा काम किया है तो उनको उठा के फॉरेन सेक्रेटरी बना दिया। अच्छा, ये चीज़ अच्छी भी है, क्यों? क्योंकि ऐसे में हर डिपार्टमेंट में अपने फील्ड का एक्सपर्ट आता है और वो उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से चला देता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म में क्या होता है कि नेता चुन के आए हैं, नेता अपने फील्ड के एक्सपर्ट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, जनता के एक्सपर्ट होते हैं वो, तो वो कई बार फिर अपनी क्या होता है, अपनी मिनिस्ट्री को उतने प्रॉपर रूप से नहीं चला पाते, ठीक है। और उनके अंडर में काम करने वाले आईएएस लोग, ठीक है, वो लोग फिर कहीं ना कहीं नेता को जो सलाह देते हैं उस हिसाब से नेता काम करते हैं, सिग्नेचर करके निकल जाते हैं, ठीक है। उसी आईएएस का तैयारी आप लोग भी कर रहे हैं। तो लेकिन फिर भी रिस्पॉन्सिबल एक्सपर्ट ज़रूरी है कहीं ना कहीं। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज होते हैं अलग अलग, ठीक है, फील्ड के एक्सपर्ट, जिनको डिपार्टमेंट पोर्टफोलियो के रूप में उनको डिपार्टमेंट का हेड बना दिया जाता है। वहाँ पे मिनिस्ट्री नहीं होती, मिनिस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करती। वहाँ पे अलग अलग फॉरेन डिपार्टमेंट हो गया, डिफेंस डिपार्टमेंट हो गया, जिसमें जो हेड करता है फॉरेन डिपार्टमेंट, फॉरेन सेक्रेटरी हेड करेगा, डिफेंस डिपार्टमेंट डिफेंस सेक्रेटरी हेड करेगा। जैसा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म में होता है कि लोकसभा के अंदर जो चुना गया, जो मेजॉरिटी लेके आया, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर, वहाँ से उसको मिनिस्टर बनाया गया, ऐसा सिस्टम नहीं होता वहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो यहीं से बात समझ लो, तो ये डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी जो अलग अलग, ठीक है, फील्ड से उठा के लाए गए हैं, इनमें होमोजेनिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो कई बार नहीं भी होती, क्योंकि वो अलग अलग फील्ड के अलग अलग एक्सपर्ट हैं, ठीक है। एक कॉमन आइडियोलॉजी में चले नहीं है, एक कॉमन पार्टी से बिलोंग तो कर नहीं रहे हैं, वो कॉमन आइडियोलॉजी में चले नहीं है, तो इसके कारण क्या होता है, कई सारे मतभेद आ जाते हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म में ऐसा नहीं होता। पार्लियामेंट्री फॉर्म में ऐसा रहता है कि सेम पार्टी है, सेम विचारधारा है आपस में, ठीक है, अच्छी बॉन्डिंग है, तो वो प्रॉपर रूप से चल जाता है, एक होमोजेनिटी जो है वो मेंटेन रहती है। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो फीचर है, नेक्स्ट जो आपका फीचर है वो है डबल मेंबरशिप का, ठीक है। डबल मेंबरशिप यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डबल मेंबरशिप होती है। कैसे होती है ध्यान से समझिएगा, ठीक है। वो व्यक्ति जो कि एक मिनिस्टर होगा, ठीक है, वो पार्लियामेंट का मेंबर भी होगा, ठीक है। यानी कि जो मिनिस्टर होगा वो एमपी भी होगा। यहाँ पे डुअल रोल प्ले कर रहे हैं। एक तो मेंबरशिप इसको एग्जीक्यूटिव की है, ठीक है, जिसके तहत इसको मिनिस्टर की पोस्ट मिली हुई है, और एक यहाँ पे मेंबरशिप किसकी है, लेजिस्लेटिव की है, ठीक है। तो यहाँ पे डुअल मेंबरशिप का क्लॉज होता है किसके अंदर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर। याद करो पहला लेक्चर या दूसरा लेक्चर जिसमें मैंने आपको बताया था कि लोग चुन के किसके अंदर, पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे, वहाँ से जो लीडर चुना जाएगा वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, फिर वो अपना पूरा अलग अलग लोगों को चुनेगा जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, उनको अलग अलग पोर्टफोलियो दिया जाएगा, वही है मिनिस्ट्री दे दी जाएगी, अलग अलग मिनिस्ट्री प्रोवाइड कर दी जाएगी।
ठीक है। तो किसको की गई, वो प्राइम मिनिस्टर किसको चुनेगा, हाउस के अंदर के लोगों को, हाउस यानी पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा, देखिए दोनों से चुना जा सकता है। इवन प्राइम मिनिस्टर भी लोकसभा या राज्यसभा, भले मेजॉरिटी उनको लोकसभा के अंदर ले आनी रहती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से चुना जा सकता है। और सिमिलरली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से चुने जा सकते हैं। ठीक है, कौन चुनेगा, प्राइम मिनिस्टर चुनेगा। ठीक है, तो जो भी चुन के गए और मिनिस्टर बन गए तो वो डुअल, ठीक है, मेंबरशिप क्या करते हैं, प्ले करते हैं। पहला तो मिनिस्टर यानी कि एग्जीक्यूटिव मेंबरशिप ऑल्सो, ठीक है, और दूसरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी, यानी कि लेजिस्लेटिव मेंबरशिप ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे एक सवाल और आता है कि क्या कोई व्यक्ति जो लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं है यानी कि पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है वो मिनिस्टर बन सकता है। देखिए हम ये पूरा सेंट्रल लेवल पे बात कर रहे हैं, स्टेट लेवल पे भी सेम कंडीशन होगी। सेम कंडीशन यानी कि स्टेट मिनिस्टर भी कोई तभी बन सकता है जब वो वहाँ की स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर हो, वहाँ पे भी डबल मेंबरशिप ही प्ले होती है। तो इसको दोनों कंटेक्स्ट में आप लेते चलिएगा। ठीक है, अब सवाल इम्पॉर्टेंट कि क्या कोई व्यक्ति, अगर अभी हम सेंट्रल लेवल पे बात करें, मान लीजिए एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, तो क्या वो मिनिस्टर बन सकता है? आंसर बिल्कुल जी हाँ, 100%, 100% बन सकता है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ की परमिशन देता है। बट ठीक है, वो मिनिस्टर तभी मिनिस्टरशिप कंटिन्यू कर सकता है, सिर्फ ये टाइम पीरियड 6 महीने के लिए मिलता है। मतलब कि अगर कोई, ठीक है, किसी को प्राइम मिनिस्टर ने किसी को मिनिस्टर बना दिया, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, क्या प्राइम मिनिस्टर ने किसी को मिनिस्टर बना दिया और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, ये चीज़ नहीं है, तो वो अपनी मिनिस्टरशिप मैक्सिमम 6 महीने तक ही इंजॉय कर सकता है। मतलब 6 महीने के अंदर उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना जरूरी है, आवश्यक है, अदरवाइज उसकी मिनिस्टरशिप जो है वो चली जाएगी, टाटा बाय बाय, ख़त्म, फिनिश। तो कितना टाइम पीरियड होता है? मैक्सिमम 6 मंथ्स। ठीक है, तो मान लीजिए किसी को मिनिस्टर बना दिया गया, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, ठीक है, या किसी को स्टेट मिनिस्टर, स्टेट के अंदर किसी को मिनिस्टर बना दिया गया और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, 6 महीने तक ही वो मंत्री बना रह सकता है। 6 महीने के अंदर उसको मेंबरशिप लेना अनिवार्य है, कंपलसरी है, आवश्यक है, अदरवाइज उसकी मिनिस्टरशिप चली जाएगी। क्या भारत में ऐसा हुआ है? बहुत हुआ है। प्रेजेंट में आप एस जयशंकर जो कि आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो भी मिनिस्टर बना दिए गए थे, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं थे, बाद में उनको राज्यसभा से, गुजरात से उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया। ठीक है, स्मृति ईरानी, अरुण जेटली, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। स्टेट में देख लीजिए, अशोक चव्हाण महाराष्ट्र में, ठीक है, 2010 के आसपास की बात है। तो ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, तो ये फीचर डबल मेंबरशिप प्ले करते हैं। फर्स्ट, एक तो मिनिस्टर बन के एग्जीक्यूटिव मेंबरशिप रहती है उनके पास, और क्योंकि वो लेजिस्लेचर का ही हिस्सा होते हैं तो लेजिस्लेटिव मेंबरशिप भी उनके पास होती है। कोई भी व्यक्ति, ठीक है, मेंबर, लेजिस्लेटिव मेंबर भी बने बिना, ठीक है, मिनिस्टर नहीं बन सकता। अगर उसको मिनिस्टर बना दिया जाता है बिना लेजिस्लेचर का मेंबर हुए तो 6 महीने तक ही वो मिनिस्टर रह सकता है। 6 महीने के अंदर उसको, मतलब 6 महीने, अधिकतम 6 महीने में उसको मेंबरशिप लेना अनिवार्य है, अदरवाइज उसकी मिनिस्टरशिप चली जाएगी। आई होप ये डबल मेंबरशिप का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका, ये वाला फीचर छोटा सा है, ठीक है। नेक्स्ट फीचर है लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जो भी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप होती है कई सारी जगहों पे। देखिए सबसे पहले तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का लीडर रहता है, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का लीडर रहता है सब फर्स्ट, ठीक है।
उसके बाद वो क्या कहते हैं, लीडर ऑफ द हाउस भी होता है, यानी लीडर ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, फिर जिस पार्टी की सत्ता है, ठीक है, उस पार्टी का भी लीडर होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमेशा जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम है उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर की ही लीडरशिप, यानी इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए प्रधानमंत्री बनने के लिए इतना बवाल होता है। वो तो अब चाहे प्राइम मिनिस्टर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हो, सॉरी प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो या पार्लियामेंट्री सिस्टम हो, टॉप की सत्ता पाने के लिए बवाल तो दोनों जगह रहता है। लेकिन खैर उन सब चीज़ों से हट के बात करें तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम में लीडरशिप होती है प्राइम मिनिस्टर की। ठीक है, मल्टीपल लीडरशिप, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी लीडर वही है। ठीक है, पार्लियामेंट का भी लीडर वही है। ठीक है, जो पार्टी पावर में है, ठीक है, उसका भी लीडर है। तो मल्टीपल रोल्स वो प्ले करता है। जैसे अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देख लीजिए तो जो वो जैसे यूएसए में फॉर एग्जांपल, तो वहाँ का प्रेसिडेंट वहाँ की पार्लियामेंट का यानी कांग्रेस का लीडर नहीं होता। ठीक है, तो उसके ऊपर मल्टीपल भार नहीं होता। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है, वो पार्लियामेंट का भी लीडर होता है। ये छोटा सा था, आई होप आपको आराम से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट फीचर इज डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। ठीक है, देखो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर एग्जीक्यूटिव चाहे तो लेजिस्लेटिव को भी डिसॉल्व कर सकते हैं। डिसॉल्व यानी भंग करना। ठीक है, देखो ये समझने वाला है। जो लेजिस्लेटिव होता है या लेजिस्लेचर होता है एक्चुअली में, ठीक है, जो लेजिस्लेचर होता है, एक मिनट, लेजिस्लेचर, ठीक है, जो लेजिस्लेचर होता है यानी कि जो पार्लियामेंट होता है, सेंट्रल लेवल पे हम फिर से बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना। जो लेजिस्लेचर होता है उसका जो एक्सपायरी टर्म होता है नॉर्मल कंडीशन में इंडिया के अंदर, वो होता है 5 ईयर्स। ठीक है, 5 ईयर्स यानी कि जिस दिन पहली मीटिंग होती है, ठीक है, हाउस की पहली मीटिंग होती है लोकसभा की, क्योंकि राज्यसभा कंटिन्यूइंग चेंबर है, आगे मैं पढ़ाऊंगा। लोकसभा की पहली मीटिंग होती है, उस पहली मीटिंग से अगले 5 साल बाद लोकसभा जो होती है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। हर 5 साल में इलेक्शन होता है। ठीक है, आप लोग जाते हैं वोट देने, 2014 में हुआ, 2019 में हुआ। तो जब लोकसभा, ठीक है, मान लीजिए कि पुरानी लोकसभा का 5 साल खत्म हो गया, तो 5 साल खत्म होने के बाद फिर क्या होगा? फिर इलेक्शन हो गया। इलेक्शन होने के बाद जो नई लोकसभा गठित हुई, ठीक है, अब नई सरकार बनेगी, तो उनकी जो पहली मीटिंग होगी हाउस के अंदर, लोकसभा के अंदर, तब से लेकर 5 साल तक का टोटल समय, ठीक है, उनका सेट पीरियड जो टेन्योर है, कार्यकाल है, उसको माना जाता है नॉर्मल टर्म्स में। ठीक है, ये कार्यकाल बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ सकता है, इमरजेंसी लगा के बढ़ाया जा सकता है, कम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, उसी की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, वो कम होने के कई तरीके हैं। पहला तो जो एग्जीक्यूटिव है वो खुद ही चाहें तो लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट से कहेंगे और प्रेसिडेंट से कह के लोकसभा को भंग करवा सकते हैं। ठीक है, दूसरा नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होके वैसा पास हो गया, ठीक है, तो सबको रिज़ाइन देना पड़ेगा, एग्जीक्यूटिव्स को रिज़ाइन देना पड़ेगा, तो लोकसभा, ठीक, सॉरी, लोकसभा नहीं भंग होगी, तब सरकार गिर जाएगी। ठीक है, तब सरकार गिर जाएगी। लेकिन यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे देखिए 5 साल का नॉर्मल टेन्योर होता है, कार्यकाल होता है, इमरजेंसी लगा के उसको बढ़ाया जा सकता है, और अगर एग्जीक्यूटिव चाहें तो उससे पहले, ठीक है, क्या करें, प्रेसिडेंट से कह के और लोकसभा भंग करवा सकते हैं। और लोकसभा भंग हो गई तो क्या होगा? फिर फ्रेश इलेक्शन होगा। ठीक है, क्या ऐसा आपके देश में हुआ है? बिल्कुल हुआ है, इंदिरा गांधी ने करवाया है। अब आप गूगल सर्च करिए, देखिए ऐसा कब हुआ, क्यों हुआ और क्यों करवाया गया। ठीक है, आपके देश में इंदिरा गांधी जब सत्ता में थी तो उन्होंने लोकसभा भंग करवाई थी। ठीक है, तो लोकसभा
अपने टेन्योर से पहले भी भंग हो सकता है। कब हो सकता है? जब एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट से कह के उसको भंग करवा दें, डिसॉल्व करवा दें, और जैसे ही ये डिसॉल्व हो जाएगी तो क्या होगा? फ्रेश इलेक्शन फिर से करवाए जाएंगे। तो बिल्कुल लोकसभा भंग की करवाई जा सकती है। अच्छा, लोकसभा का टेन्योर बढ़ाया जा सकता है, तो बढ़ाया भी जा सकता है इमरजेंसी लगा के, वो आगे मैं बताऊंगा आने वाले लेक्चर्स में। तो एग्जीक्यूटिव चाहे तो वो लेजिस्लेचर को, ठीक है, बिफोर एक्सपायरी, इसको कहा जाता है बिफोर एक्सपायरी भी क्या करवा सकते हैं? डिसॉल्व करवा सकते हैं। ये फीचर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम में ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल करवाई जा सकती है और ये पावर एग्जीक्यूटिव के पास होती है। मतलब कि देखो यहाँ पे लेजिस्लेचर के पास भी पावर है, वो चाहें तो एग्जीक्यूटिव को क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव चाहें तो वो लेजिस्लेचर को भी हटा, लेजिस्लेचर में मतलब लोकसभा को डिसॉल्व करा सकते। राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती, फिर मैं बता रहा हूँ, कंटिन्यूइंग चेम्बर है, किसी के पास इतना ताकत नहीं है कि राज्यसभा को डिसॉल्व करवा दे। राज्यसभा कंटिन्यूइंग चेम्बर है, वो हमेशा चलती रहेगी। डिसॉल्व क्या हो सकती है? सिर्फ लोकसभा हो सकती है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का भी बेसिक लॉजिक मैं आने वाले लेक्चर्स में पार्लियामेंट जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, तो आपको हमेशा के लिए वो हमेशा ध्यान में रहेगा, दिमाग में रहेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ध्यान रखो, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव चाहें तो वो भी लेजिस्लेचर को डिसॉल्व कर, लेजिस्लेचर चाहें तो कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके। और एग्जीक्यूटिव भी चाहें तो वो भी बिफोर एक्सपायरी क्या कर सकते हैं? लेजिस्लेचर को डिसॉल्व कर सकते हैं। लेजिस्लेचर में देखो, लेजिस्लेचर बार बार मैं बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, लेजिस्लेचर में लोकसभा की बात कर रहे हैं हम, राज्यसभा को डिसॉल्व करने की ताकत किसी के अंदर नहीं है, तो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये था। इसके बाद आखिरी फीचर देख लीजिए, ठीक है, लास्ट फीचर देख लीजिए, ये है सीक्रेसी का, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है, बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। जो मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं? ये इनको ओथ दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, कि ये अपने ऑफिस की, अपने वर्किंग की, अपने पॉलिसीज की, अपने डिसीजन की, इनकी सीक्रेसी मेंटेन करेंगे। कौन लोग करेंगे? ये मिनिस्टर सीक्रेसी मेंटेन करेंगे, ठीक है। ये भी एक फीचर होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम का, सीक्रेटली इन लोग सीक्रेसी के साथ काम करेंगे, अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी पॉलिसीज, अपने डिसीजन ये सब लीक नहीं करेंगे किसी को इसकी इंफॉर्मेशन। और ये ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, कौन दिलवाता है? प्रेसिडेंट, ठीक है। जब ये मिनिस्ट्री जब इनको अलॉट की जाती है, ठीक है, तो उसके बाद ये शपथ समारोह होता है जिसमें ये शपथ लेते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट इनको ये शपथ दिलवाता है, सीक्रेसी के साथ काम करने वाला, ठीक है। अभी पिछले लोकसभा की बात करिए, राफेल को लेके इतना बवाल हो रहा था, अपोजिशन पूछे जा रहा था कि डिटेल दीजिए। हाउस में मेजॉरिटी पार्टी जो है, ठीक है, यानी कि एनडीए जिनकी सरकार है, उन्होंने बोला सीक्रेसी के तहत नहीं दे सकते, बात ख़त्म। वो बवाल अभी भी कई बार हल्ला होता है, लेकिन सीक्रेसी का क्लॉज लगा के बंद कर दिया गया, नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये फीचर है, लास्ट फीचर आपका सीक्रेसी का। आई होप आपको ये सारे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के सारे फीचर अच्छे से समझ में आए होंगे, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के, ठीक है। अभी आपने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के फीचर्स देख लिए, चलिए आगे देखते हैं। अब पार्लियामेंट्री के देख लिए तो प्रेसिडेंशियल के भी देख लीजिए। फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, इसमें हम आपको यूएसए के रेफरेंस में पूरा सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे। तो चलिए आराम से देख लीजिए फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला फीचर ये है कि जो प्रेसिडेंट होता है अमेरिकन, ठीक है, क्योंकि आपकी बुक में अमेरिका से पूरा दिया हुआ है, तो हम अमेरिका के उसमें ही चलेंगे ताकि आपके लिए बुक पढ़ना आसान हो जाए, ठीक है। और नॉर्मली क्या होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, देखिए अलग अलग कंट्रीज़ की अगर बात करें तो थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है नॉर्मली, बाकी तो सारी बातें लगभग एक जैसी ही होती हैं। हर कंट्री अपने हिसाब से कुछ कुछ चेंजेस अडॉप्ट करता है, लेकिन कोई बहुत बड़ा मासिव ऐसा नहीं होता, कुछ कुछ चेंजेस देखने मिलेंगे अपनी अपनी सुविधा के अनुसार। हर देश
अपने सिस्टम को अपने तरह से मॉडिफाई करता है। ठीक है, तो हम यूएसए के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो देखिए जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पे होता है, तो वहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, वो डबल पोजीशन होल्ड करता है। वो हेड ऑफ स्टेट भी होता है और वो हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होता है। ठीक है, तो एक एग्जीक्यूटिव पोजीशन होती है, एग्जीक्यूटिव पोजीशन कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, और एक जो होती है वो सेरेमोनियल पोजीशन होती है, जो कि ये हो जाएगी। ठीक है, इंडिया में ऐसा नहीं होता, मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम में नहीं होता। हेड ऑफ स्टेट कौन होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, प्रेसिडेंट। ठीक है, और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे दो अलग अलग पर्सन, एक प्राइम मिनिस्टर एक प्रेसिडेंट, अलग अलग पोजीशन या क्या कहते हैं, अलग अलग पोजीशन होल्ड करते हैं। लेकिन प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की अगर आप बात करें तो प्रेसिडेंट ही दोनों पोजीशन होल्ड करता है। ठीक है, हेड ऑफ स्टेट भी वही होल्ड करता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट भी वही होल्ड करता है। तो ये सबसे पहला फीचर है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का। ठीक है, दूसरे फीचर की बात करते हैं, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सिस्टम की बात करते हैं यूएसए के एग्जांपल में। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट जो होता है वो चुना जाता है 4 साल के लिए, 4 इयर्स के लिए। ट्रम्प गए, बाइडेन आ गए, ठीक है, 4 इयर्स के लिए 4 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया। अमेरिका में एक व्यक्ति मैक्सिमम 2 बार प्रेसिडेंट बन सकता है। इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पे जैसे जियो अनलिमिटेड प्लान देता है, वैसे इन सब चीज़ों के लिए भी अनलिमिटेड ही चलता है, जितने बार उतने बार बनो। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, जब तक है जान तब तक बनते रहिए। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होता है, प्रेसिडेंट मैक्सिमम 2 बार बन सकते हैं। बराक ओबामा 2 बार ही बने। ठीक है, ट्रम्प ने कोशिश की लेकिन एक ही बार में चले गए। तो वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे टेन्योर कितना होता है, 4 साल का। हमारे यहाँ टेन्योर कितना होता है, चाहे प्रेसिडेंट का देख लीजिए, उनका भी 5 साल का होता है। प्राइम मिनिस्टर मतलब एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनका भी टेन्योर 5 ईयर्स का होता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे इलेक्शन का तरीका अलग है, वहाँ पे इलेक्शन का तरीका अलग है। यहाँ पे इनको इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा चुना जाता है। मतलब हमारे यहाँ पे जनता वोट करेगी, ठीक है, जो मेजॉरिटी लेके आए उससे सांसद बनेंगे। सांसद में जो मेजॉरिटी लेके आएंगी पार्टी, उससे एक लीडर होगा, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। ठीक है, ये सिस्टम काम करता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, उसके अंदर आगे मैं आपको बताऊंगा। इनडायरेक्ट इलेक्शन में, ठीक है, MP MLAs, ठीक है, सबका वोटिंग का अपना एक क्या कहते हैं कोटा होता है, उस हिसाब से इनडायरेक्ट इलेक्शन करके प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, वो भविष्य में मैं बताऊंगा। यूएस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करिए, 4 साल के टेन्योर में इनको चुना जाता है इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा। ठीक है, जनता इनको नहीं चुनती, जनता इलेक्टोरल कॉलेज को चुनती है। इलेक्टोरल कॉलेज मिलके क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को चुनते हैं। इसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो कभी अलग से बना दूंगा। यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन किस तरह से होता है, कैसे प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। ठीक है, क्लियर। दूसरा, क्योंकि प्रेसिडेंट वहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते वहाँ की लेजिस्लेटिव को। ठीक है, तो वहाँ पे जो लेजिस्लेटिव है, लेजिस्लेचर है, जो कि है कांग्रेस, मैंने बताया था पार्लियामेंट को वहाँ पे कांग्रेस कहा जाता है। कांग्रेस के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो प्रेसिडेंट को रिमूव कर सके। ठीक है, सिवाय किसके, अभी लेक्चर की शुरुआत में मैंने बताया, इम्पीचमेंट के। इम्पीचमेंट के द्वारा ही रिमूव कर सकती है, बाकी किसी तरह से नहीं, इनका कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, क्लियर। यही आपका दूसरा फीचर। चलिए जल्दी से मूव करते हैं नेक्स्ट फीचर के आगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। तीसरा फीचर, इसके बारे में हमने पहले से ही बात कर दी है। ठीक है, ये यहाँ पे जो अमेरिकन प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, वो कैबिनेट के हेल्प से या उससे भी स्मॉलर यूनिट एक होती है जिसको कहा जाता है किचन कैबिनेट। ठीक है, उसके, ठीक है, उसके साथ मिलके पूरे देश को गवर्न करता है। ठीक है, ये कैबिनेट के अंदर
मैंने आपको बताया था डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज आते हैं, थोड़ा देर पहले ही मैंने आपको बताया ये चीज़, ठीक है। ये सेक्रेटरीज को कौन चुनता है? प्रेसिडेंट ही चुनता है, ठीक है। इनको हटा कौन सकता है? सिर्फ प्रेसिडेंट हटा सकता है। क्यों? क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होते किसको? वहाँ की कांग्रेस को, यानी कि वहाँ की लेजिस्लेचर को, ठीक है। तो कांग्रेस इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इनको सिर्फ कौन हटा सकता है? तो ये आदमी प्रेसिडेंट ही हटा सकता है इनको। और चुनता भी कौन है? यही चुनता है, अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट को लेके आता है, और ये इसको प्रेसिडेंट को ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी नहीं होती, ठीक है। चलिए जल्दी से मूव करते हैं नेक्स्ट फीचर। 2 फीचर मैं आपको एक साथ बता दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये जो प्रेसिडेंट और इसके जो सेक्रेटरीज होते हैं, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होते किसको? कांग्रेस को। ये हमने पिछले 2-3 बार में अच्छे से बात कर ली, ठीक है। साथ ही साथ ना ही प्रेसिडेंट ना ही सेक्रेटरीज कांग्रेस के मेंबर होते हैं, ठीक है। जैसा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता है कि किसी भी मिनिस्टर को पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं। यहाँ पे जो सेक्रेटरीज होते हैं, जिनको प्रेसिडेंट चुन के लाता है, ये व्यक्ति चुन के लाता है, ठीक है, इनको कांग्रेस का मेंबर होना आवश्यक नहीं है। ना ही प्रेसिडेंट जो होता है वो भी कांग्रेस का मेंबर होता है, ठीक है, क्लियर। अब ये जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, ये प्रेसिडेंट कांग्रेस को डिसॉल्व भी नहीं कर सकता। देखो कुछ ही देर पहले मैंने बताया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव हैं, खासकर उसमें जो उनका लीडर है प्राइम मिनिस्टर, वो लोकसभा लोअर हाउस को डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं होती। ये दोनों इंडिपेंडेंट है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है तो फिर वो कैसे डिसॉल्व कर सकता है? हाँ, लेकिन ये चाहे तो इम्पीचमेंट लगा के इसको हटा सकते हैं, ये याद रखना। अभी जस्ट हमने कुछ देर पहले बात की, ठीक है। चलिए अब हम इस पे आ जाते हैं लास्ट में। लास्ट फीचर है, ठीक है, जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सिस्टम है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट पे चलता है, ठीक है। ये इस सिद्धांत पे चलता है कि पावर को डिवाइड करके रखा जाए, सेपरेट करके रखा जाए। इसीलिए वहाँ पे लेजिस्लेटिव, ठीक है, एग्जीक्यूटिव और तीसरा ऑर्गन यानी कि जुडिशरी, ये तीनों जो होते हैं ये एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में लेजिस्लेटिव, अगर पार्लियामेंट्री की बात करें, आपको पता है कितने बार हमने बात कर ली, पार्लियामेंट्री सिस्टम में ऐसा नहीं होता। जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो लेजिस्लेटिव को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी इन दोनों के बीच एक रिलेशन होता है, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में पूरी तरह से सेपरेशन ऑफ पावर की बात की जाती है कि आपस में कोई रिलेशन ही मत रखो, पावर को पूरी तरह से क्या करो, सेपरेट कर दो। ये सिद्धांत आपका प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का है। इससे पहले मैंने आपको वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का भी सिद्धांत बता दिया। देखिए सैलिएंट फीचर के बीच में आपको एक ग्लिम्स दिया हुआ है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मैं चाहता तो उसको आपको बता देता, रटन विद्या टाइप की हो जाती, लेकिन अब पार्लियामेंट्री सिस्टम बताने के बाद जब मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा तो फिर आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। इसमें एक पार्ट तो मैंने आपको कंप्लीट कर लिया, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। दूसरा पार्ट जो है इसमें कुछ बातें छोटी छोटी और भी दी हुई हैं, मेरिट डीमेरिट और ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, छोटा सा ही लेक्चर होगा, उसमें कवर कर लेंगे। उसके बाद आपके लिए चैप्टर नंबर 12 पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। आराम से इसको पढ़ लीजिएगा, आराम से इसमें से, ठीक है, सारे पॉइंट्स निकाल लीजिएगा। और उसके बाद उसका जैसे ही हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा अगेन सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यूड चलते हुए हम उसको ख़त्म करते हुए चलेंगे। आज के लिए शुभ रात्रि,
सब्बा खैर, अपना ख्याल रखिए, ठीक है। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।